ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम बेसिकली होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट हैं, उनके अंदर एंथुसियाज़्म, उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को लेकर के मोटिवेटेड रह पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम को लेकर के एक्साइटेड रह पाएँ और अपने वर्क को ग्रुप गोल को अचीव करने के अकॉर्डिंग परफ़ॉर्म करें। जो भी ग्रुप ने गोल तैयार किया है, जो भी उनके सुपीरियर ने उनके लिए गोल प्रिपेयर किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो थोड़ा एक्साइटेड होकर के काम करे, जिससे कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल का अचीवमेंट हो पाए। फॉर दैट एक अच्छे लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एंथुसियाज़्म को क्रिएट कर पाएगा, तभी जाकर के वो मोटिवेट कर पाएगा एम्प्लॉइज़ को, सबऑर्डिनेट्स को कि कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करें ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए। तो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज गिवन इन योर चैप्टर व्हाट शुड बी अवेलेबल इन द लीडर टू बिकम अ गुड लीडर। सो सबसे पहला क्वालिटी क्या है? सबसे पहला क्वालिटी है उसका फिजिकल अपीयरेंस, और वी कैन से फिजिकल फीचर्स। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं, जो आपका सबॉर्डिनेट होता है, वो सबॉर्डिनेट कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं अपने सुपीरियर को देख करके कि मेरा सुपीरियर किस तरीके से काम करता है, किस लेवल पे वर्क करता है, और उन्हीं को देख करके उनके अंदर मोटिवेशन आता है काम को करने को लेकर के। तो अगर कोई ऐसा फिजिकल फीचर वाला इंसान है जो आपका सुपीरियर है, जिसका बॉडी शेप अजीब सा है, बहुत पेट वेट निकला हुआ है, एकदम लेजी सा लग रहा है देखने में, बहुत पतला दुबला सा है, या बहुत ज्यादा ही हेल्दी है, या फिर उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, इन दैट केस आप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दोगे, इन दैट केस आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगे। So when you want to get influence to someone, it is very necessary that the person, the leader, should have some good physical appearance. उनकी फिजिकल अपीयरेंस इस तरह की होनी चाहिए कि लोग उसको देख करके कह सकते हैं एक तरीके से कि सेटिस्फाई हो कि यस दिस पर्सन कैन लीड अस। ये उनके अंदर कमांडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो कमांडिंग कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं उनके बॉडी गेस्चर से जनरेट होती है। अगर किसी इंसान का बॉडी गेस्चर बहुत ही लेंथिन है, या बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, या बहुत ही हाइट कम है, डोंट माइंड, आई एम नॉट बी ऑफेंसिव, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टर्म कि बहुत ज़्यादा हाइट कम है, या बहुत ही ज़्यादा लंबा है, या बहुत ही ज़्यादा लूज है, इन दैट कंडीशन कोई भी इंसान उनको एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखे होंगे किसी भी मिनिस्टर्स को, तो आपने देखा होगा कि उनकी पर्सनैलिटी जब वो भाषण देने आते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है। अगर वो उनको अगर बोलने नहीं आता है, अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस डजंट मीन कि सिर्फ वो अच्छा कुर्ता पजामा पहने हैं या नहीं। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कि उनकी पर्सनैलिटी उस पे सूट कर रही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फिजिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? पहला, हाइट इंक्लूड होता है। द हाइट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल हाइट के नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हेवी वेट का कोई इंसान है, बहुत जैसे किसी का वेट है 110 किलो, 120 किलो, बहुत ही ज़्यादा मोटा है, इन दैट केस वो क्या होगा, उसको लोग इग्नोर करेंगे एज़ अ लीडर। वो बोलेंगे कि इतना इससे खुद ही काम नहीं होगा, हम लोगों को क्या काम करने के लिए बोल रहा है। तो पर्सन का जो पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो हाइट और वेट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वेट बहुत मायने रखता है। एंड लास्ट है कि उसका हेल्थ कैसा है। हेल्थ मीन्स फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस कैसी है? अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, अगर वो रेगुलर बीमार पड़ जाता है, रेगुलर बीमार रहता है, वो काम नहीं कर पा रहा है खुद ही, तो वो गाइड कैसे करेगा अपने जूनियर को? अगर फैक्ट्री में वो आता है और फैक्ट्री में आने के कारण से उसको वॉमिटिंग होने लगता है, या फैक्ट्री में आने के कारण से उसको चक्कर आने लगता है, इन दैट केस वो क्या है? अनसुटेबल है फॉर द फैक्ट्री, फॉर द प्रोडक्शन प्लेस। तो उस तरह के जो लीडर होते हैं, उस तरह के जो आपके मोटिवेटर होंगे, उनको कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा उनका सबॉर्डिनेट। तो ये ज़रूरी है कि एक लीडर की फिज़िकल अपीयरेंस यानी फिज़िकल फीचर होनी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। अगर फिज़िकल अपीयरेंस उनकी अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको एक अच्छा लीडर नहीं माना जाएगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज़
नॉलेज। ये भी एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है। आई थिंक ये टर्म लिखते के साथ में समझ में आ गया होगा कि जो भी लीडर हैं, अब अगर जिस चीज के लिए वो लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी टॉपिक के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, उस टॉपिक के बारे में वो समझते ही नहीं है, उस टॉपिक के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, तो क्या उनका सबऑर्डिनेट कभी भी उनसे इन्फ्लुएंस होगा क्या? ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस योर सबऑर्डिनेट इन अ पॉजिटिव मैनर, it is very necessary that you must have the knowledge on that topic about what you are trying to communicate to the subordinates. जो भी चीज आप अपने सबॉर्डिनेट को समझाना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। Without having knowledge on such topic, you cannot be able to communicate that topic to your subordinate. And when you are not able to communicate that topic to your subordinate, they will not get motivated, they will not get influenced by your words. वो सिर्फ आपके वर्ड से मोटिवेट नहीं होंगे। सो मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप उनको जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, आप जो उनको समझा रहे हैं, वो उनको समझ में आए। और वो समझ में तब आएगा जब आपके पास में उस चीज का नॉलेज हो। अगर आपके पास में ही नॉलेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो लीडर है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा अपने टास्क में। जो उसका टास्क दिया गया है, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट, वो टास्क में वो फेल हो जाएगा। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज होना जरूरी होता है किसी भी लीडर को अबाउट द टॉपिक। नंबर थर्ड इज इंटेग्रिटी। ये एक अच्छा पॉइंट है, इंटेग्रिटी। ओके, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। देखिए, इट मीन्स ईमानदारी। जो भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को अगर आप बस बताएं कि तुम प्रोडक्शन करो ना, तुम्हारा जो सैलरी है वो हम 1 महीने के अंदर बढ़ा करके यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। अभी तुमको 10,000 पर मंथ मिल रहा है, अगर तुम अच्छा प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हारा सैलरी बढ़ करके 25,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा। या आपने उसे आश्वासन दिया, या आपने उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफर दिया। वो बहुत लगन से, आपका सबऑर्डिनेट क्या किया, बहुत लगन से काम किया, बिल्कुल लगन से काम किया, बहुत मन लगा कर के काम किया। और जब सैलरी देने की बात आई तो आप यहाँ पे उसको टर्म्स एंड कंडीशन समझाने लगे, या आप बोले कि ये तो बस तुमको मोटिवेट करने के लिए बोले थे कि 25,000 सैलरी देंगे। 10,000 से बढ़ करके सैलरी तुम्हारा एक्चुअली में 15,000 हुआ है, 25,000 नहीं। ये तुमको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोल रहे थे। तो इस बार अगर आपने ये बेवकूफ बना दिया अपने एम्प्लॉयज को कि 25,000 सैलरी देंगे, काम तो करो, तो मे बी एक बार के लिए वो आपका बात मान ले, बट अगले बार से सेम आपके प्रपोजल पे वो अट्रैक्ट होगा क्या? सेम प्रपोजल पे कभी भी मोटिवेट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो समझा कि जो मेरा लीडर है वो कहीं ना कहीं सिर्फ झूठ बोल करके हमसे काम करवाना चाहता है। इट मीन्स उसके दिमाग में जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। सो एज अ पर्सन, एज अ लीडर, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो भी बोलें अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने अपने सबॉर्डिनेट से, वो ऑनेस्टी के साथ बोलें, वो ट्रुथ बोलें। ट्रुथ बोलना जरूरी है। अगर आप ट्रुथ नहीं बोल रहे, अगर आप सच नहीं बोल रहे, अगर आप सच्चाई नहीं बता रहे, तो फिर वो आपको कभी भी आपके बातों को या आपके जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको मानेगा नहीं। और इफ ही इज नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, इफ ही इज नॉट फॉलोइंग योर वर्ड्स, वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपके वर्ड से। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उसके दिमाग में अपना जो इमेज है, इंटेग्रिटी के अंदर आप क्या करें, अपना जो इमेज बिल्डअप करें अपने सबॉर्डिनेट के अंदर, वो एक आइडियल मॉडल, रोल मॉडल के तौर पे बिल्डअप करें। अगर रोल मॉडल की तरफ आप बिल्डअप करेंगे अपने आप को, तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप जो भी बोलेंगे, उस वो बातों को वो क्लियरली समझेगा। आप कभी देखे होंगे कि जो भी लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जब वो भाषण देते हैं कहीं पर, तो सारे लोग उनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं उस बात को। और अगर वही वादा झूठा हो जाता है, अगर वही जो आश्वासन, वही जो बातें उन्होंने बोली,
जैसे मोदी जी ने बोला कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा 1 साल के अंदर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोगों को ये समझ में आया है ना एक टाइम के बाद कि नहीं, ये सिर्फ झूठ बोले थे, ऐसा कुछ था नहीं। और इसी तरह का झूठ अगर वो हर साल बोलते रहते, तो जो लीडर की इम्पैक्ट थी, वो खत्म हो जाती। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड हैव सम इंटेग्रिटी विथ यू व्हेन यू आर बिकमिंग अ लीडर, ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, लोग आपको रोल मॉडल मान सकें कि हाँ, ये जो बोलता है सही बोल रहा है और उसको फॉलो करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नंबर नेक्स्ट इज़ नंबर 3rd, नंबर 4th एक्चुअली। नंबर 4th इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ न्यू के बारे में एक्ट करना, एक्ट समथिंग न्यू, कुछ नया एक्ट करना। इट मीन्स व्हाट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर है, उसको टाइम टू टाइम एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं सोसाइटी के अंदर होते हुए, उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन इज वेरी नेसेसरी। एंड व्हेन यू आर अडेप्टिंग फॉर समथिंग, इट मीन्स यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. So it is very necessary for a person, for a leader, that he should be very initiative, that he should be very active about the organizational changes. और जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको दिखे, जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको दिखे, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेने का जरूरत होगा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेने का जरूरत होगा, उस इनिशिएटिव को लेने से वो पीछे नहीं हटे। सो पॉइंट क्या कहता है कि ही शुड नॉट वेट फॉर द टाइम टू कम, ही शुड ऑलवेज रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करेगा? तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा बाय टेकिंग सम इनिशिएटिव, बाय टेकिंग सम फर्स्ट इनिशिएटिव। सबसे पहले उस इनिशिएटिव को लेगा जिसके कारण से उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, सबसे पहले मूव करने का एडवांटेज मिलेगा। और इसी एडवांटेज के कारण से उसके लिए बेनिफिट क्या आएगा? उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का चांस मिलेगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ लीडर टू बी इनिशिएटिव टेकर, इनिशिएटिव टेकर होना चाहिए उसको कि वो इनिशिएशन ले, किसी भी चीज को इनिशिएट करे, ताकि उसको क्या मिले? एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 5th पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है एक लीडर के लिए, कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट। भले वो कितना भी हाइट उसका कम हो, बहुत मोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। आप लोगों ने कुछ साल पहले तक सुना होगा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह। बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। सारा जो पॉलिसीज आप देख रहे हैं आज के डेट में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो सब इन्हीं का अडेप्ट कराया हुआ है। सब यही इन्होंने ही लॉन्च करा था इंडिया में। बट इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी मतलब क्या? कि ये लोगों से बात नहीं करते थे, कभी जा कर के कहीं पे स्टेज पे भाषण वगैरह नहीं देते थे। अपने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं या जो भी चेंजेस या अडेप्ट कर रहे हैं कंट्री के कह सकते हैं एक तरीके से रिफॉर्मेशन के लिए, उन चीज़ों को ये कम्युनिकेट नहीं करते थे पब्लिक को। इसके कारण से लोग जान ही नहीं पाता था कि किस तरह के चेंजेस मार्केट में अडेप्ट हो रहे हैं या इकोनॉमी में अडेप्ट हो रहे हैं जिसका बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। इसके कारण से क्या हुआ? इसके कारण से इनका जो इम्पैक्ट है वो धीरे-धीरे करके कम होने लगा और अल्टीमेटली इनकी सत्ता, इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप था वो चला गया हाथ से। इनके बाद बने नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा क्वालिटी ही यही है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो क्या है? कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं। मतलब करे या नहीं करें कुछ भी, वो उस बात को कम्युनिकेट करना जानते हैं। मतलब लोगों तक उस बात को कैसे पहुंचाना है, कैसे अपने बातों से लोगों को कन्विंस करना है, ही नोज वेरी वेल। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी लीडर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल होगा तो एज अ लीडर वो फैक्ट्री में
जो भी लोग काम कर रहे होंगे, जो भी सबॉर्डिनेट्स उसके काम कर रहे होंगे, उन सभी सबॉर्डिनेट्स को वो क्या कर पाएगा? ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएगा एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर सबॉर्डिनेट ए को डाँट करके समझाया जा सकता है, तो उसको डाँट करके समझाएगा। अगर सबॉर्डिनेट बी को प्यार से समझाया जा सकता है, कन्विंस करके समझाया जा सकता है, तो वो उनको कन्विंस करने का कोशिश करेगा। एम्प्लॉयी नंबर सी को अगर डिमोशन करके समझाया जा सकता है, तो डिमोट करके समझाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उसको वो बेहतर तरीके से समझता है और उसी तरीके से उनको कम्युनिकेट करता है, जिस तरीके से कम्युनिकेट होने का रिक्वायरमेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर होगी, तभी ना आप कम्युनिकेट कर पाएँगे। आप लोग भी देखे होंगे कभी-कभी कि किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट आप बोल नहीं पाते हो बिकॉज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? थोड़ी कम है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। कहीं पे रोड पे झगड़ा होता है, आपको कोई कुछ बोल देता है बट आप उसको रिप्लाई नहीं दे पाते हो। लगता ज़रूर है मन में कि ये करते, वो करते, घर पे आते हो तो दिमाग में 2-3 मिनट तक यही चलते रहता है, 2-3 मिनट क्या पूरे दिन चलता रहता है। अच्छा ये बोलता ना तो ऐसे बोल देते, ये बोलता तो वैसे बोल देते, बट एक्चुअली में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली ये है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का लैकिंग कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आप अपने बात को प्रॉपर्ली रख नहीं पा रहे हो। So it is very necessary for a leader to be well communicated person that he should communicate whatever he is feeling. जो भी उसको फील हो रहा है उस चीज को कम्युनिकेट करे वो पॉजिटिव मैनर में। ये भी बहुत जरूरी है। देखिए कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली कि आप निगेटिव सेंस में ही कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू शुड कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे। आप ऐसा नहीं हो कि उसको सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट को ही शो करें, मतलब सिर्फ चिल्लाएं ये जरूरी नहीं है। आप हो सकता है समझा के भी बोलें, आप हो सकता है कन्विंस करने का कोशिश करें, आप हो सकता है डांट करके ही बोलें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंख दिखा करके कम्युनिकेट कर लेते हैं चीजों को। आंख दिखा करके आंख थोड़ा सा बड़ा खोल देते हैं तो सामने वाला बच्चा डर जाता है। वो भी क्या है? वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो कहीं पे भी व्हेन यू आर डूइंग द कम्युनिकेशन, इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड बी वेरी अडेप्टिव। यू शुड बी वेरी अडेप्टिव मीन्स जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर लें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि वेर एवर वट एवर इज रिक्वायर्ड वी आर डूइंग और वी आर एक्टिंग सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वी आर परफॉर्मिंग सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 इज मोटिवेशन स्किल। देखिए ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, बट यहाँ पे अगेन ये पॉइंट आया। मोटिवेशन स्किल का मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, एज अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली क्या होती है? उनसे बेस्ट आउटपुट निकलवाना। उनसे बेस्ट आउटपुट निकलवाने के लिए उनका मन होना चाहिए काम करने का। जैसे अगर किसी दिन आपको आपके पापा ने डांटा और बोला कि बहुत दिन से तुमको देख रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर रही हो अच्छे से, या पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, दिन भर में 1 घंटा पढ़ाई करते हो, बाकी टाइम खेलते रहते हो या मोबाइल चलाते रहते हो, चलो बैठो पढ़ाई करने के लिए। तो ये डांटने के कारण जब आप पढ़ोगे या बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आप बेस्ट तरीके से पढ़ पाओगे क्या? कभी भी। अगर डांट करके आपको कोई बिठा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए बैठोगे भी तो दिमाग इधर उधर चलता रहेगा। बट उसी जगह पे जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, जब आपको कोई समझाता है और उस समझाने के कारण से आप मोटिवेशन हो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, या कोई वीडियो देख करके मोटिवेशन आ जाता है, या जेलेसी के कारण, बहुत लोगों को जेलेसी के कारण भी मोटिवेशन आता है कि मेरे फ्रेंड का इतना मार्क्स आ गया, मेरा इतना ही मार्क्स आया, अच्छा अब हम पढ़ेंगे और ज़्यादा मार्क्स ला करके दिखाएँगे। तो ये जेलेसी कॉम्पिटिशन के कारण भी कभी-कभी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। सो एक लीडर की ये भी क्वालिटी होती है कि वो क्या करे, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना जाने कि कैसे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके एम्प्लॉय को, उनके उन सबॉर्डिनेट्स को कैसे वो मोटिवेट करे। प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट हाउ टू मोटिवेट अ पीपल। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सब कुछ डिटेल में पढ़े हैं हम लोग। तो एक लीडर के अंदर ये इफेक्टिव मोटिवेटर होने का स्किल ज़रूरी है। वो क्या करे, रेगुलरली मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉय को काम करने को लेकर के, ताकि उनके अंदर सेल्फ इनिशिएटिव निकले।
सेल्फ इनिशिएटिव हो कि हाँ, हमको काम करना है। सेल्फ में एक्साइटमेंट हो कि हाँ, हमको काम करना है, हमको अपने बेनिफिट के लिए काम करना है, ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो करेगा तब हम भी ग्रो करेंगे। तो ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कैसे किसको कम्युनिकेट करें? तो ये उसके नीड को समझ करके। तो एक गुड मोटिवेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के नीड को समझे, ज़रूरतों को समझे, और जब आप उसके ज़रूरत को समझेंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको मोटिवेट भी कर पाएँगे। जिस पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये पॉइंट इसका वीक है, इस पॉइंट पे ज़रूरी है इसको समझाना, तो आप उसी पॉइंट को डील करेंगे, उसी नीड को फुलफ़िल करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, द लास्ट पॉइंट मे बी, ओके नो, देयर आर 8 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझिएगा। एज़ अ लीडर, अगर देखिए ह्यूमन है, हर ह्यूमन से गलती हो सकती है, राइट? हर ह्यूमन से गलती हो सकती है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब अपने गलती से आप कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं या कितना मोटिवेटेड रहते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। अगर कोई इंसान से कुछ गलती हुई, मान लीजिए हम ही कोई क्वेश्चन बना रहे और हमसे क्वेश्चन नहीं बना या मिस्टेक हो गया कहीं पे, मैंने कुछ अभी जैसे सम टोटल 12 आना चाहिए था, मैंने गलती से 15 लिख दिया था। तो अब उसके कारण से अगर मेरा डीमोटिवेशन हो जाता तो मेरे से क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट व्हाटएवर मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, आप उस मिस्टेक से सीखिए और तुरंत उसको सुधार करके आगे बढ़ने का कोशिश करिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि यस आई कैन डू इट। जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा कि यस आई कैन डू इट, तब तक आप कभी भी उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड बी वेरी हाई। ये क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। किसका? एक गुड लीडर का। गुड लीडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा वेरी हाई होना चाहिए, और अगर ये वेरी हाई नहीं होगा, तो वो कभी भी अपने एनर्जी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अपने सबॉर्डिनेट के अंदर। एक सेल्फ मोटिवेटेड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान अपने सबॉर्डिनेट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाता है। अगर आप कभी किसी ऐसे इंश्योरेंस एजेंट से मिलेंगे, जो इंश्योरेंस एजेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी थर्ड ग्रेड इंश्योरेंस कंपनी का डील कर रहा है, और उसका इंश्योरेंस एजेंट मान लीजिए बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो खराब से खराब प्रोडक्ट को वो बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करेगा, कंपैरिजन करने का कोशिश करेगा कि नहीं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं ये प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में भी अच्छा है। वो हमेशा कोशिश करेगा अच्छाई को सामने लेकर के आने का। बट मान लीजिए उसी के जगह पे कोई लेस कॉन्फिडेंट इंसान है, तो उसको आप 2-3 कमी भी बता दिए प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो तुरंत शांत हो जाएगा या फिर अपने ही प्रोडक्ट का खुद ही बुराई करने लगेगा, या फिर बोलेगा कि ठीक है नहीं लेना है, छोड़ दीजिए, तो फिर कल आते हैं या रहने देते हैं। तो खुद ही वो इग्नोर कर देगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट पर्सन शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि एम्प्लॉयी अगर आपको डिस्करेज भी कर रहे हैं, अगर आपके सबॉर्डिनेट आपको डिस्करेज भी कर रहे हैं, अगर आप उनको 10 बार समझाएँ फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं किसी बात को, तब भी आप डिमोटिवेटेड नहीं हो, तब भी आप पेशेंस नहीं छोड़ें, आप उनको कोशिश करते रहें रेगुलर एक्सप्लेन करने की। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी बातों को समझेंगे और मोटिवेट होंगे बाय योर वर्ड्स। इज़ इट क्लियर? चलिए, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट इज़ डिसाइसिवनेस। वी हैव टाइम ना? या 1 मिनट। श्योर, श्योर। ये पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 है हमारा डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस का मतलब क्या होता है? डिसाइसिव का बेसिकली मतलब होता है एक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपके लीडर हैं, वो खुद में बहुत श्योर हो जो भी काम वो करवाना चाहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मान लीजिए कि हमको ये फील आ रहा है कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, एज अ लीडर, एज अ टीचर, मेरी ये थिंकिंग है कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे सब्जेक्ट बेसिस पे, चैप्टर वाइज, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर इस ओपिनियन को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो कोई भी कितना भी कन्विंस करने का हमको कोशिश करेगा अबाउट द नेगेटिविटी ऑफ चैप्टर वाइज नोट्स, हम कन्विंस नहीं होंगे।
हम हमेशा उसके अच्छे क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करते रहेंगे। भले वो नेगेटिव क्वालिटीज़ को मेरे सामने रखे कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और मनी का वेस्टेज है, नोट्स में भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग नोट्स होता है, टीचर ध्यान से चेक नहीं करते, वगैरह-वगैरह। जो कि मेबी कहीं न कहीं सही हो सकता है। बट अगर हमको कॉन्फिडेंस है, एज़ अ टीचर हमको कॉन्फिडेंस है, तो हम उसके अच्छाई को इतना ज़्यादा कन्विंस करेंगे सब अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, कि कहीं न कहीं उनको समझ में आएगा कि नहीं, टीचर इज़ सेइंग करेक्ट थिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है एक गुड लीडर के लिए कि वो डिसाइसिव हो अपने वर्क को लेकर के। जो कि वो कन्विंस्ड हो कि अबाउट अ फैक्ट दैट ही शुड बी फर्म एंड शुड नॉट चेंज ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, कि उसको अपने ओपिनियन को रेगुलरली चेंज नहीं करना चाहिए। अगर उसका ओपिनियन है कि चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी है, अगर किसी लीडर का एक फैक्ट्री के अंदर ये ओपिनियन है कि वर्कर को कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो कि 10 दिन के बाद अगर वो देखे कि कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है आदमी लोग, तो वो छोड़ दे इस टर्म को। नहीं, उसको रेगुलर इस बात पे बने रहना चाहिए कि नहीं, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड बी कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, तभी जाकर के वो टारगेट को अचीव कर पाएँगे। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लीजिए।